Good morning everybody. Today we are going to derive the expression for the Ohm's law. ठीक है ना। तो देखिए उसके लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है Ohm's law को डिराइव करने के लिए। तो हम यहाँ पर पहले दो टर्म डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। एक टर्म का नाम है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा से। होता क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, लगातार के दो कोलिजन के बीच का जो आपके पास एवरेज डिस्टेंस है उसी को बोल रहे हैं सक्सेसिव। जो कोलिजन के बीच का एवरेज डिस्टेंस है उसी को बोल रहे हैं मीन फ्री पाथ। जैसे सपोज करिए मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ, अगला यहाँ, ऐसे ये ऐसे टकराया, कभी फिर इससे टकराया, है ना, या यहाँ टकराया, फिर जाकर कहीं दूसरे से टकराया, यहाँ टकरा गया, इससे टकरा गया। देख रहे हैं ना, जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस कभी ज़्यादा कभी कम है ना ये, तो इसका एवरेज ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एवरेज। तो इसी को बोलेंगे मीन फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज द मीन फ्री पाथ। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगला मीन रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव जो लगातार के दो कोलिजन हो रहे हैं उनके बीच का जो एवरेज टाइम होगा उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। और जो इसका सिंबल यूज कर रहे हैं कैसा है? टाउ यूज कर रहे हैं। टाउ देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन से कोलिजन किया, अलग समय लगा टाउ 1, इसका टाइम अलग, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, समझ रहे हैं? अलग अलग टाइम है। इन सब का एवरेज वैल्यू ले लीजिए, उसी को बोलेंगे आप एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या जानना चाहते हैं, जो टाउ है और इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम में क्या रिलेशन है, उसके लिए हमने एक छोटा सा डेरिवेशन कर रखा है। देखिए हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, ठीक है। इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इधर हमने लिखा HP हायर पोटेंशियल, इधर लिखा लोअर पोटेंशियल। इधर पोटेंशियल ज्यादा, इधर पोटेंशियल कम, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे फ्लो करेंगे, ठीक है। ये जो कंडक्टर का लेंथ है इसको हमने L मान रखा है, ठीक है। तो हमको देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। इस रिलेशन को जरूर याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, ठीक है। अब देखिएगा, जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे अप्लाई कर दिया तो जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगने लगेगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है निगेटिव होता है, इसलिए इसमें जो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे फोर्स लगना स्टार्ट होगा? पीछे की तरफ। इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट होगा, सरकेगा। क्या होगा? ड्रिफ्ट होगा, सरकेगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। तो देखिए न्यूटन लॉ से कहते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन। नेट फोर्स के नाम पे क्या है? Q into E, है ना। Q into E, और Q की जगह क्या लिखना है? छोटा वाला E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज into E इक्वल टू M में, ठीक है। तो ये बराबर लिख सकते हैं E बटे M। छोटा वाला E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का मास। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ गया। अब देखिए हमने यूज किया V बराबर U प्लस AT। मान लें कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ है कैसा हो रहा है? लीनियर मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन नहीं। ऐसे जब इलेक्ट्रिक लगा दिया तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ऐसा अजम्पशन माना गया, ठीक ना। तो हमने यूज किया V बराबर U प्लस AT। V बराबर U प्लस AT। इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी था क्या था? 0 था। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखे थे तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी था इनिशियली क्या था? 0 था। बाद में जो इसका एवरेज वेलोसिटी हो चुका है वो VD हो चुका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको बोला गया था। क्या बोला गया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपने VD लिख दिया। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है, देखिए यहाँ से E/m, और जो T टाइम है उसी को बोल रहे हैं टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, ठीक है। जो यूनिट टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन है उसी को रिप्रेजेंट कर दिया हमने टाउ से, ठीक है। तो देखिए VD बराबर आ गया E टाउ बटा m। VD बराबर आ गया E टाउ बटा m। ये वाला फार्मूला आप याद रखिए, ठीक है। यानी कि VD क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। इस वाले में क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने ये डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। I बराबर यानी E/A/VD, I बराबर यानी E/A/VD। अब इन दोनों एक्सप्रेशन की सहायता से, ठीक है,
तो इस वाली इक्वेशन की सहायता से हम ओम्स लॉ डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला इक्वेशन काम आएगा और ये दोनों वाले इक्वेशन काम आएगा, इनकी सहायता से हम लोग ओम्स लॉ डिराइव करने जा रहे हैं। देखिएगा I बराबर n e और VD का वैल्यू क्या है, ये पुट कर दीजिए। n e VD का वैल्यू की जगह रखेंगे आप e टाउ अपॉन m ऐसे रख दीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हो जाएगा आपके पास n e स्क्वायर, n हो गया e स्क्वायर, आपके पास हो गया टाउ, हाँ, उसके बाद a और e अपॉन m ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ई का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। अगला वाला ये चीज लिखेंगे, I बराबर आ जाएगा आपके पास n e स्क्वायर टाउ a, उसके बाद v अपॉन यहाँ आ जाएगा m l। हमने ई की जगह क्या लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। यहाँ से आप रीअरेंज करें तो पोटेंशियल डिफरेंस ये ओम्स लॉ में आता है, तो इसको आप आकर रीअरेंजिंग लिख सकते हो, v बराबर, ठीक है, v को एक साइड करिए और सबको दूसरे साइड ले जाएंगे, तो आ जाएगा ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ n e स्क्वायर a टाउ इनटू I, ऐसा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, जो कि कांस्टेंट रियल लेंथ ऑफ द कंडक्टर का लेंथ वो भी कांस्टेंट है नहीं। n क्या है, चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वैल्यू, ये भी मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, ये भी कांस्टेंट है। E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भी कांस्टेंट है। E क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर या कंडक्टर, ये भी कांस्टेंट है। टाउ का रिलैक्सेशन टाइम, जो कि टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये भी मटेरियल प्रॉपर्टी और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये दोनों चीज n और टाउ टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर आप एट ऑर्डिनरी कंडीशन बोले एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रिक करंट को। इसी को हमने बोला था ओम्स लॉ। ये वाली जो पूरा चीज है ये कांस्टेंट बना देंगे, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम लिखेंगे v जो आ गया हमारा प्रोपोर्शनल टू किसके आ चुका है, I, v प्रोपोर्शनल टू I। क्या आप लिख सकते हैं v बराबर इंप्लाई दैट v इक्वल टू RI, क्या हो जाएगा RI। तो यहाँ से अगर आप R लिखना चाहें तो R बराबर आ जाएगा आपके पास, देखिए R बराबर हो जाएगा v अपॉन I, R बराबर हो जाएगा v अपॉन I। तो जो ये R आपने लिखा इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, यही आपका ओम्स लॉ है। क्या है, ओम्स लॉ। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या है, वोल्ट है। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है। तो जो रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पियर, क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओम। और इसका सिंबल ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो आपके पास यूनिट हो जाएगा ओम हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, रेजिस्ट करता है टू फ्लो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करती है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ने बात किया, ये पूरा ओम्स लॉ का डेरिवेशन है, ठीक है ना। इसको और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। अब हम लोग आगे देखते हैं जो ये था कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हमने रेजिस्टेंस माना। रेजिस्टेंस हमने किसको माना है, ml अपॉन n e स्क्वायर टाउ a, ठीक है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन था ml अपॉन n e स्क्वायर टाउ a, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मान रखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फार्मूला। इसी को हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ को अलग कर लीजिए और l अपॉन a को अलग कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोच रहे हैं, ये जो चीज है आपके पास ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी, मटेरियल। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, n चार्ज डेंसिटी जो कि मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टाउ रिलैक्सेशन टाइम जो कि मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल कंडीशन है, तो पूरी की पूरी क्वांटिटी जो ब्रैकेट में है ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी। इस पूरे डब्बा को बोलेंगे मटेरियल प्रॉपर्टी। जो लेंथ बटा एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है।
ठीक ना। जैसे मान लीजिए वायर है, वायर का लेंथ अलग अलग हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए आप इतना वायर लीजिए, अलग लेंथ है, इतना वायर लीजिए, अलग लेंथ हो जाएगा, है ना। ये इसका एरिया भी आप घटा बढ़ा सकते हो। पतला वायर लीजिए, मोटा वाला वायर लीजिए, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी बोला जाएगा और इसको बोला जाएगा मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक ना। ये जो मटेरियल प्रॉपर्टी आपने लिखा, इसी को आगे चल के हम लोग ऐसे लिख देंगे, R बराबर हो जाएगा रो यल अपान ए, क्या लिख देंगे, रो, R बराबर लिख देंगे रो यल अपान ए। ये जो पूरा एक्सप्रेशन था मटेरियल प्रॉपर्टी, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया रो से। तो आप अगर रो लिखना चाहें तो रो बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके RA अपान यल, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो RA अपान यल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर ये देखिए पहली बात तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। रजिस्टिविटी का नाम है मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका नाम जो रहेगा हमारा बोलेंगे रजिस्टिविटी, क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी। या दूसरा नाम कहीं कहीं कुछ है, उसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर इसकी यूनिट के बारे में बात आप करें, यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या ओम, एरिया की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट क्या मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा ओम इंटू मीटर। इसका जो यूनिट बन के आ जाएगा ओम इंटू मीटर आ जाएगा, ठीक है। और जो इसका फार्मूला बन के आया, जो हमको याद रखना है, रो की जगह क्या रिप्लेस किया, यम अपान यन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। रो बराबर जो आपके पास आ गया है यम अपान यन स्क्वायर टाउ, रो को क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, या दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी। ये किस बात पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। हम लोग कभी आगे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है और मटेरियल पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो आपके पास आ गया है रजिस्टिविटी। दो वर्ड और हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। एक वर्ड का नाम है आपके पास कंडक्टेंस, क्या नाम है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। इसको बेसिकली जी से लिखा गया, कई किताबों में जी से कहीं सी से लिखा गया है। कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस इक्वल टू होगा आपके पास 1 रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस का इनवर्स है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्टेंस बोल रहे हैं, कंडक्टेंस। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस का फार्मूला था, देखिए यम एल अपान एन स्क्वायर टाउ था, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ ए अपान एम एल, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला याद नहीं करना, बस आप देखिए कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपान रेजिस्टेंस, बस इतना जानिए। अब देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम था, इसका जो यूनिट हो जाएगा कंडक्टेंस का जो यूनिट आएगा, ठीक है, इसको हम लोग यही लिख दे रहे हैं, कंडक्टेंस का जो यूनिट आएगा, इसका ओम है, इसका हो जाएगा ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। इसी को हम लोग बोलेंगे महो, क्या बोलेंगे महो, क्या बोलेंगे महो। यही नामो लिखा जाता है साइमेन, एस आई ई एम, साइमेन, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जो ये कंडक्टेंस है, ठीक है, इसका यूनिट ओम इनवर्स महो या साइमेन होगा, ठीक है। एक और बहुत यूजफुल वर्ड है, बहुत ज्यादा काम आता है, जिसका नाम रहेगा कंडक्टिविटी, क्या नाम है, कंडक्टिविटी, नाम पड़ेगा इसका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, ए भी रेसिप्रोकल है इसका, रजिस्टिविटी का, जिसमें लिखेंगे 1 अपान रो, कंडक्टिविटी। और जो कंडक्टिविटी का सिंबल यूज किया गया किताबों में सिग्मा से लिखा गया, कैसे, सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपान रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपान रजिस्टिविटी। देखिए रजिस्टिविटी का जो फार्मूला था आपके पास यम अपान एन स्क्वायर टाउ, इसका जो फार्मूला हो जाएगा आपके पास एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ अपान यम। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कंडक्टेंस, ठीक है, हो गया। और कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो, रजिस्टिविटी एन ई स्क्वायर टाउ अपान यम, एन ई स्क्वायर टाउ अपान यम। देखिए अब कंडक्टिविटी का यूनिट के बारे में बात करिए, ठीक है। तो देखिए कंडक्टिविटी, पहले तो कंडक्टिविटी, देखिए रजिस्टिविटी का यूनिट था ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी का जो यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसी को आप लिख सकते हैं इस तरह से, आर महो मीटर इनवर्स, महो मीटर इनवर्स, महो मीटर इनवर्स, या दूसरा तरीके से आप लिख सकते हैं साइमेन मीटर इनवर्स, साइमेन मीटर इनवर्स, ठीक है। इस तरह से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 4-5 वर्ड इसमें पढ़ा, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या बताना चाहते हैं, जितना बेटर, जितना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा उतना बेस्ट कंडक्टर है मटेरियल।
ये मटेरियल उतना अच्छा ही कंडक्ट करेगा। देखिए इस फार्मूले को एक बार आप ध्यान से देखिए, R बराबर रो एल बटा ए, R बराबर रो एल बटा ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे चार्ज R बराबर, देखिएगा रो है तो रो को क्या लिख सकते हैं, देखिए रो इक्वल टू 1 बाय सिग्मा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास L अपॉन सिग्मा E, ऐसे भी लिखा जा सकता है कहीं कहीं, ठीक है ना। R बराबर रो एल बटा ए था तो रो की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा, तो L अपॉन सिग्मा इनटू E, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप ही सोचिए अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा है, सिग्मा ज्यादा है, सिग्मा है अगर ज्यादा है, सिग्मा वैल्यू ज्यादा है यानी बेस्ट कंडक्टर है, सिग्मा ज्यादा है कि ना है, क्या आएगा कम आएगा, रेजिस्टेंस कम आएगा। अब आप सोचिए अगर रेजिस्टेंस कम है करंट क्या हो जाएगा ज्यादा। यहाँ से देखिए अगर हमने लिखा करंट बराबर क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, देखिए है ना। अब कंडक्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी अगर किसी मटेरियल में ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा, रेजिस्टेंस कम आएगा तो करंट अच्छा बहेगा, यानी बेस्ट कंडक्टर हो गया, है ना। ये पूरा चीज ओम्स लॉ है, इसको आप एकदम अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आने का बहुत उम्मीद है, ठीक है एग्जाम में, और आपको आना चाहिए। चलिए ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।